Okay, good morning class. Here we are back again with the corporate accounting and we are going to start our lecture number 2. Before I start lecture number 2, lecture number 1 post हो गया है, कुछ बच्चे last class में absent थे. So you must know that lecture 1 is already there. आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद ये lecture आपको और पल्ले पड़ेगा कि ये क्या है. कंपनी की बात कर रहे थे हम और काइंड्स ऑफ कंपनी पे हम आने ही वाले थे. तब तक क्लास हो गई थी ओवर. सो वी विल स्टार्ट विद दैट. काइंड्स ऑफ कंपनी. नोट्स आपके पास हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू. आप केवल नोट्स पे फोकस करिए और लेक्चर को ध्यान से सुनिए एंड एवरीथिंग विल बी एज क्लियर एज वाटर. काइंड्स ऑफ कंपनी में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास काफ़ी तरह की कंपनियाँ कंपनीज एक्ट के तहत देखने मिलती हैं, मगर इनमें से सारी की सारी आपने नहीं पढ़नी है. जैसे सेक्शन 8 कंपनी है एक जो नहीं पढ़नी है आपको. ये एनपीओ या एनजीओ के लिए ये स्पेशली सेक्शन डिज़ाइन किया गया है. आपको जो कंपनियां पढ़नी है वो मेनली प्लीज़ हैव योर नोट्स ओवर देयर जो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कोचिंग के ग्रुप पे सेंड कर दिया गया है. एंड आप वहाँ देख सकते हैं कि देयर आर फ्यू ऑफ देम और उनमें से भी कम है. 14 कंपनियाँ आपको सामने अपने दिख रही होंगी और उनमें से भी 7 कंपनियां ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट है. सब समझेंगे वन बाय वन. यू कैन स्टिक टू योर नोट्स बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट रेलिवेंट थिंग दैट वी हैव. तो सबसे पहली जो कंपनी आपने पढ़नी है वो है प्राइवेट कंपनी. क्या होती है स्टूडेंट्स? सो द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द प्राइवेट कंपनी. देखिए, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में डिफाइन की गई है. 2 सबसेक्शन 68. यस, कंपनीज एक्ट, राइट. और कहाँ पे डिफाइन किया जाएगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है और इसमें क्या बोला गया है? प्राइवेट कंपनी ऐसी कोई भी कंपनी. ओके, इज दिस ओके ना? गॉट इट, फाइन. प्राइवेट कंपनी ऐसी कोई भी कंपनी है जिसमें ये 3 फीचर्स आपने देखने. दीज 3 फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. The first feature is that it is restricting the transferability of shares. मतलब ये कि जो शेयर्स हैं उनकी ट्रांसफरेबिलिटी प्राइवेट कंपनी में अलाउड नहीं होती है. वहाँ पे एक फिनोमेना काम करता है जिसका नाम होता है प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट का अर्थ ये होता है कि कंपनी खुद ही डिसाइड करती है कि उसके पास केवल 200 शेयर हैं, केवल 200 ही होते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट एक्चुअली 200 शेयर नहीं होते. प्राइवेट प्लेसमेंट की पोजीशन 200 होती है. तो वो किन को शेयर देना चाहती है? पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं आपके वो किसी भी दशा में 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते प्रेजेंटली. मतलब मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे कि फ्यूचर और पास्ट का मिला के 200 हो. करेंटली जो अभी काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं या जो मेंबर हैं, आई मीन द मेंबर्स, नॉट द एम्प्लॉयज़, दे हैव टू बी 200. एंड द थर्ड थिंग विच यू हैव टू मेक पॉइंट ऑफ दैट सच पब्लिक प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट इन्वाइट इन्विटेशन ऑफ शेयर्स. कैन नॉट इन्वाइट इन पब्लिक फॉर इन्विटेशन ऑफ शेयर्स. मतलब पब्लिक से ये शेयर्स नहीं खरीदवा सकते. 3 चीज़ें. आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप पब्लिक को शेयर बेच नहीं सकते और किसी भी दशा में आपके जो मेंबर्स हैं वो 200 से अधिक नहीं होने चाहिए. इसी के कॉन्करेंस में अगर हम पब्लिक कंपनी समझ लेते हैं तो हमारा 2 टॉपिक भी कवर हो जाएगा और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी. तो फिर एक्ट कहता है कि अगर तुम्हें ये क्लियर हो चुका है कि ये प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होगी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी. एग्जैक्टली यही लिखा गया है कंपनीज लॉ में. समझ में आ रही बात? मतलब हमने बता दिया कि देखिए ये 3 फीचर्स हैं अगर तो ये प्राइवेट कंपनी है. तो पब्लिक कंपनी क्या है जिसमें ये 3 फीचर्स नहीं है? मतलब यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स भी अलाउड है, मेंबर में कोई लिमिट नहीं है और पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए. वो हमारी हो जाती है पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी का जो सेक्शन है वो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 है. ये 2 सेक्शंस इंपॉर्टेंट है. सारे इंपॉर्टेंट नहीं है बट दीज 2 आर इम्पॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो दैट
So these were the private company and that is the public company. I hope if you want you can copy from the board for your rough work. अगर आप rough work करना चाहते हैं, so go on. Okay. Are we ready now to move on further? उसके बाद एक टॉपिक आपने दिख रहा होगा, तो हमने यहाँ पे दो तरह की कंपनियाँ समझ ली. हम आते हैं हमारी जो तीसरी टाइप ऑफ कंपनी है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय दी OPC या वन पर्सन कंपनी. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. वन पर्सन कंपनी इज़ पर्टिकुलरली अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड वी कैन टॉक अबाउट इट. सी, वन पर्सन कंपनी इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 2 subsection 62 of Companies Act 2013. What is a one person company? So as the name is signifying, जिस तरह से आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये वो कंपनी है जो एक व्यक्ति द्वारा फॉर्मेशन में लाई जा रही है. So one person company section 2 subsection 62 के अंदर डिफाइन होता है. We are going to talk about it. See, according to section 3, कहते हैं मैम सेक्शन 262 में डिफाइन हो रहा है, तुम सेक्शन 3 पे क्यों जा रहे हैं? देखिए सेक्शन 3 ऐसा कहता है कि अगर एक व्यक्ति भी चाहे, एज यू हैव गॉट द नोट्स, लॉफुल पर्पस के लिए एक व्यक्ति द्वारा भी किसी प्राइवेट कंपनी का निर्माण किया जा सकता है और उस कंपनी को वन पर्सन कंपनी कहते हैं. सेक्शन 3 के परमिशन के थ्रू एक वन पर्सन कंपनी is a valid company. What we are saying is if it is being established for a lawful purpose by a one person, so it is a one person company. अभी इधर सेक्शन 262 क्या कहता है? सेक्शन 262 इतना कहता है कि ऐसी कंपनी जो एक व्यक्ति द्वारा निर्मित की जा रही है, that is known as one person company. It's very very simple. I hope it's clear. उसमें एक चीज़ जो आपको ब्रैकेट में दिखी है, बस केवल लिखा हुआ है नॉमिनेशन. एक्चुअली नॉमिनेशन इस तरह से लिखा हुआ है बिकॉज आपकी बुक में उसके बारे में डेप्थ मटेरियल नहीं था, बट आई थॉट नॉमिनेशन समझाना ज़रूरी है. इस वजह से मैंने व्हेन आई वाज राइटिंग दोज नोट्स फॉर यू, आई मेड इट अ पॉइंट कि उधर नॉमिनेशन करके एक ब्रैकेट में लिख दो. वो एक समझाने वाली चीज़ है. लेट मी एक्सप्लेन यू. देखिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक व्यक्ति द्वारा ये कंपनी संचालित की जा रही है, तो यदि ऐसी कोई अनहोनी उस व्यक्ति के साथ घट जाती है तो क्या ये कंपनी बंद हो जाएगी? तो यहाँ पे जो नॉर्मल कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज के मेनली 5 क्लॉजेज होते हैं. इनमें उन 5 क्लॉज के अलावा एक छठा क्लॉज भी होता है जिसे हम नॉमिनेशन क्लॉज कहते हैं. नॉमिनेशन क्लॉज के अंतर्गत एक वन पर्सन कंपनी के चेयरमैन को ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी के निर्माण के साथ साथ ही वो एक नॉमिनेशन क्लॉज भी उसमें डालते हैं, जिनमें उस बात को लिखते हैं कि यदि उनके साथ कोई अनहोनी घट जाती है तो ऐसे केस में उनकी जगह वो कंपनी कौन टेक ओवर करेगा, उस कंपनी का लीगल वारिस कौन होगा. अगर नॉमिनेशन क्लॉज नहीं होता है तो ऐसे केस में उसका जो वारिस है वही बनेगा, और नॉमिनेशन क्लॉज होता ही होता है. ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि नॉमिनेशन क्लॉज नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत ही आप कंपनी को रजिस्टर कराएंगे और तभी वो एक वाजिब कंपनी मानी जाएगी. तो अगर आपने नॉमिनेशन का क्लॉज दिया ही नहीं है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपके कंपनी को रजिस्टर ही नहीं करेगा. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन विच इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. प्लीज हैव अ लुक एट इट. वी आर गोइंग टू द फोर्थ वन. अगर हम कहते हैं कि ये कंपनी गारंटी द्वारा लिमिटेड की गई है, तो क्या कोई और भी लिमिटेशन हो सकती है? क्या कोई और भी लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड कैपिटल हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है. कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है. दो तरह की कंपनियां होती हैं, या तो आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, या तो फिर एक कंपनी है जो अनलिमिटेड कंपनी है. अनलिमिटेड कंपनी रेयर होती है और इंडिया में इनका एग्जिस्टेंस ना के बराबर होता है. अनलिमिटेड कंपनी आसान है समझना, प्लीज़ समझिए इसको पहले, फिर हम आते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पे. आपके नोट्स में लिमिटेड बाय गारंटी के बाद अनलिमिटेड कंपनी दी गई है. देखिए
अनलिमिटेड कंपनी कहने का मतलब है ये वो कंपनी है जो लाइबिलिटी है इधर मेंबर्स की वो अनलिमिटेड है. Now that is going against what we have read about the companies, isn't it? यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब आपने अपने पर्सनल एसेट को भी स्टेक पे लगा रखा है अगर आपने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, और स्पेशली अगर आप इस कंपनी के की मैनेजरियल पर्सोनल में से आते हैं, राइट. ये कंपनी इंडिया में नो के बराबर होती ही नहीं है, क्योंकि किसी भी, हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो एक कंपनी के लेबल के अंतर्गत प्रेजेंस में आती है, उसका ये मोटिव होता है कि वो अपनी लाइबिलिटी को कम से कम रख सके जिससे वो और खुल के व्यापार कर सके. सो इट इज़ नॉट देयर इन इंडिया. अब हम लिमिटेड बाय गारंटी की बात करते हैं. एवरीवन प्लीज़ लुक एट योर नोट्स. जहाँ पे जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड बाय द गारंटीड अमाउंट विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द मेमोरेंडम. हमने जब बात की थी कंपनी लॉ की, तो वहाँ पे हमने इसकी बात की थी कि दो तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं एक कंपनी में. एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी, एक होता है लिमिटेड बाय शेयर. जो हम बोलचाल की भाषा में जनरली इस्तेमाल करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लिमिटेड बाय शेयर्स की ही बात करते हैं. मतलब अगर शेयर पे कोई अनपेड अमाउंट रह गया है तो कंपनी के वाइंडिंग अप, ख़त्म होने के, डिज़ोल्व होने की स्थिति में मेंबर द्वारा वो लाया जाएगा. पर अगर हम गारंटी की बात करते हैं तो ऐसे केस में कुछ ऐसे की पर्सोनल होते हैं, कुछ ऐसे पोजीशन पे बैठे इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं किसी कंपनी के, जो इस चीज़ का अंडरटेकिंग लेते हैं कि अगर कल को कंपनी की वाइंडिंग अप हो जाती है तो ऐसे केस में डजंट मैटर शेयर पे मेरा कितना अमाउंट बकाया है या नहीं बकाया है, मैं 10 लाख लाऊंगा या मैं 15 लाख लाऊंगी, उनकी ये अंडरटेकिंग, उनकी ये गारंटी ही क्या कहलाती है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. और ऐसा हर कोई नहीं करता है, केवल एक प्रमोटर कर सकता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बंदा कर सकता है, मैनेजर कर सकता है, कंपनी का सीए कर सकता है, जो कंपनी से बहुत डेप्थ लेवल पे जुड़े हैं, जिनका कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट निहित है. तो ऐसे लोग चुनिंदा होते हैं. तो ऐसे लोगों के नाम, एड्रेस, पैन कार्ड नंबर और उनके द्वारा जो अमाउंट की गारंटी ली गई है कि मैं इतना अमाउंट लाऊंगा या मैं इतना अमाउंट लाऊंगी, वो मेमोरेंडम में लिखा जाता है. तो आपके हाथ में जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी कंपनी जिसके लोगों ने मेमोरेंडम में अपना नाम दर्ज कराया हो कि इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप में मैं इतनी रकम लाके अदा करूंगा या अदा करूंगी, वो कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. जनरली हम मान के ये चलते हैं कि हम अगर 90% ऑफ केसेस में बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में, जहाँ पे वो जो अनपेड अमाउंट है, जो अनकॉल्ड अमाउंट है, एक्चुअली अनपेड भी नहीं, अनकॉल्ड अमाउंट है, उसे हम वाइंडिंग अप में कॉल कर लेंगे. आई होप इट इज़ क्लियर. So we have done 5 of them. Let's move on. Let's finish this topic today because आपकी जो next class है that is of GST. Okay. Okay class. उसके बाद जो हमने अभी 5 companies के बारे में discuss किए. After that we have these are the remaining companies. 11 है total. Yes, I know. आपके बुक में 14 कंपनीज़ के बारे में लिखा गया है, बट वो 3 कंपनीज़ जो मैं यहाँ नहीं कवर कर रही हूँ वो आपको कवर नहीं करना है बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, सो येस, ओनली दीज 11 आर इम्पॉर्टेंट. यू कैन लीव दोज 3 एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्मॉल कंपनी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल कंपनी? स्टूडेंट्स देखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 हमें ये समझाता है कि कंपनीज एक्ट 2013 कौन सी कंपनी को स्मॉल कंपनी का दर्जा देता है. हैव अ लुक एट इट. सबसे पहला जो फीचर आप देख रहे होंगे आपके सामने नोट्स में लिखा है कि जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल जो कंपनी द्वारा प्राप्त कर ली गई है, होल्डिंग में नहीं है कुछ,
अनकॉल्ड नहीं है कुछ, अनपेड नहीं है कुछ। द कंपनी बैंक अकाउंट कंसिस्ट ऑफ दैट अमाउंट एंड दैट अमाउंट हैज़ टू बी 4 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़ की उनके पास पेड अप शेयर कैपिटल है और आने वाले समय काल में ये शेयर कैपिटल किसी भी दशा में 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब शेयर कैपिटल स्टार्टिंग की 4 करोड़ ही होनी चाहिए और बिजनेस बढ़ते बढ़ते कितना भी ऊपर पहुंच जाए 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो, पहला फीचर। और दूसरा फीचर ये होना चाहिए कि ऐसे कंपनी का टर्नओवर जो है, प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट किसी भी दशा में 40 करोड़ को पार नहीं करना चाहिए। 40 करोड़ को स्टार्टिंग शुरुआती प्रॉफिट 40 करोड़ को पार नहीं करना चाहिए और बढ़ते 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 100 करोड़ को पार किसी दशा में नहीं करना चाहिए। शुरुआती 40 इंक्रीज करते गया तो 100 तक, बस उससे ज़्यादा नहीं। इज़ दैट ओके? उसके बाद हम आते हैं गवर्नमेंट कंपनी पे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 गवर्नमेंट कंपनी के बारे में डिफाइन करती है। बहुत ही सिंपल है इसका एक्सप्लेनेशन। यदि किसी कंपनी में 51 मतलब मेजॉरिटी 51% की शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट द्वारा है तो वो क्या कहलाती है? गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। वेरी वेरी सिंपल, बस इतना याद रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं सब्सिडरी कंपनी और मैंने एक डुअल क्रॉसिंग एरो बनाए हैं और मैंने होल्डिंग कंपनी दिखाया है। ये आपका पॉइंट नंबर 8 है, ये आपका पॉइंट नंबर 9 है। दोनों आप अलग अलग समझते हैं जनरली, मगर अगर हम दोनों को एक दूसरे के रेफरेंस में समझते हैं तो चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाती हैं, काफ़ी समझ में आने लगता है कि व्हाट इज़ होल्डिंग एंड व्हाट इज़ सब्सिडियरी, राइट? सी वेरी वेरी सिंपल। होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी कहते हैं और सब्सिडियरी कंपनी को हम चाइल्ड कंपनी भी कहते हैं। सो हैव अ लुक एट इट। ये कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडियरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल करती है, इसके साथ ही साथ यदि ये कंपनी इनकी 50% से ज़्यादा मोर देन 50% शेयर होल्डिंग में हिस्सेदारी रखती है, चाहे खुद में या इसकी कोई और सब्सिडियरी रखे, तो ऐसी कंपनी किसी कंपनी में अगर इतना इंटरेस्ट रखे हुए है तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है और जिसमें वो इतना इंटरेस्ट रख रही है वो सब्सिडियरी कंपनी कहला जाती है। सब्सिडियरी कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है और होल्डिंग कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। फिर से समझेंगे एक बार। सब्सिडियरी कंपनी का मतलब है, अगर हमने सब्सिडियरी कंपनी किसी को बोल दिया तो इसका अर्थ है कि उसकी कोई ना कोई होल्डिंग कंपनी भी होगी। अगर उसकी होल्डिंग कंपनी है तो क्यों है? क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी उस सब्सिडियरी कंपनी के मतलब उस कंपनी जिसकी हम बात करें उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल करती है और उनकी इक्विटी शेयर कैपिटल में 50% से अधिक की हिस्सेदार है। इस वजह से वो कंपनी उनके लिए होल्डिंग हो गई और होल्डिंग के पोजीशन से ये हमारी कंपनी जिसकी हम बात करें वो सब्सिडियरी कहलाएगी। क्लियर है? हो जाएगा सॉल्व। फीचर्स हैं, एमसीक्यू में पूछे जा सकते। यस यस, इट इज़ परफेक्टली फाइन अगर आपको सबके सेक्शन का नाम ना याद हो। मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पे सेक्शन मैंने ज़्यादा लिखवा दिए हैं, आप प्राइवेट या पब्लिक के नाम को बिल्कुल याद रखिएगा। एक सेक्शन 268 है, सेक्शन 271 है, पर एक चीज़ तो देखो, सारे तो सेक्शन 2 में आ रहे हैं, सब सेक्शन ही तो बदला है, तो सेक्शन 2 लिख देना, अंडर सेक्शन 2 दिस, अंडर सेक्शन 2 दैट। सब सेक्शन याद नहीं है, सेक्शन तो याद है, सब सेक्शन 2 में आ रहा है। बस एक नहीं आएगी क्योंकि वो अभी अभी मतलब रिसेंटली ऐड हुई है और उसका नाम है डोरमेंट कंपनी। विल कम ऑन टू दैट, विल टॉक अबाउट दैट। एक बीच में बच गया है फॉरेन कंपनी जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अंतर्गत कवर की जा रही है। हैव अ लुक एट इट स्टूडेंट्स। फॉरेन कंपनी बहुत सिंपल है, जो कंपनी इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ना रजिस्टर होके फॉरेन के किसी कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड है, पंजीकृत है, रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड पंजीकृत एक ही चीज़ होता है, वो क्या कहलाती है? फॉरेन कंपनी। कोई नहीं, इसमें एक लाइन मैंने लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं हमारी जो लेटेस्ट कंपनी ऐड की गई है, वो आप कॉमन सेंस से भी पता लगाते हो कि सारा कुछ तो सेक्शन 2 में आना, ये अकेले सेक्शन 455 में किधर से आ गया?
इसको कंपनीज एक्ट में बहुत बाद में ऐड किया गया था। डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी, अनऑपरेटिव कंपनी, तीनों इसी को बोलते हैं। देखिए, डोरमेंट कंपनी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है कंपनीज एक्ट 2013 में, और इसके फीचर्स बहुत सिंपल हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज़, ऐसी कोई भी कंपनी जिसने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन ना किया, कोई महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन ना किया हो, और 2 ही फीचर्स हैं, और पिछले 2 साल में ITR इनकम टैक्स रिटर्न भी ना फाइल किया हो, ऐसी कंपनी को हम डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। याद कर लो, सिंपल है। पिछले 2 साल में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं किया है और पिछले 2 साल में कोई ITR भी फाइल नहीं किया है, तो ऐसी कंपनी डोरमेंट, अनऑपरेटिव या इनएक्टिव कंपनी कहलाती है सेक्शन 455 के अंतर्गत। इज दैट ओके? सो द टाइम इज ऑल्सो ओवर। कल हम लेंगे हमारे अगले लेक्चर में काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। कितने तरह के शेयर कैपिटल होते हैं, जो चीज़ें लेक्चर में बताई जा रही हैं केवल उनको पढ़ो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। एज आई सेड, वी आर ऑल वर्किंग फॉर CGPA, जहाँ पे हम 9 के बियॉन्ड कुछ लाएं, तो बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चल रही हैं। एंड ओके, सो वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर। आप लोग का लंच टाइम है ये। ओके क्लास, हाउ मेनी पेपर्स हैव यू रिटन डाउन? ओके फाइन, या दैट्स फाइन, वील सी टू इट। We need to send them notes for the insurance.